अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। और आज तहरीक इंसाफ के लिए एक यकीनन सोचने का दिन और बहुत मुश्किल दिन, क्योंकि एक बहुत बड़ी रहनुमा और इमरान खान की देरीना साथी शीरी मज़ारी साहिबा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ी है बल्कि उन्होंने सियासत से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अभी बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा ने गो के मुख्तसर सी बात की, मीडिया टॉक की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना जो फोकस है वो अपनी फैमिली की तरफ रखना चाहती हूँ, अब तो मैं कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले उनकी बेटी थोड़ा गिले शिकवे भी कर चुकी हैं इमरान खान से मुतल्लिक। इसके बाद फयाजुल हसन चौहान, जो कि पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, इमरान खान के एक ज़माने में बड़े करीब भी समझे जाते थे, लेकिन आज उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया बल्कि इमरान खान से बड़े गिले शिकवे भी किए। और उन्होंने कहा कि जब मैं मेरा घर तोड़ फोड़ की गई, जब मुझे हिरासत में लेने के लिए आए और मैं कैद रहा, मैंने बाहर आकर सबसे पहले ये पूछा कि खान साहब ने क्या मजम्मत की है, क्या खान साहब ने मेरे से मुतल्लिक कुछ बात की है। तो उनको बताया गया कि नहीं जी, खान साहब ने मुझसे मुतल्लिक कुछ नहीं कहा, मजम्मत नहीं की। इसके ऊपर वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे और बहुत बातें की उन्होंने। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की भी राय जानेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दर्जनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कारकुन हैं, रहनुमा हैं, वो साथ छोड़ चुके हैं पार्टी का, कुछ ने सियासत को भी खैरबाद कर दिया है, वहाँ ये बड़ी बड़ी जो रहनुमा हैं उनके छोड़ने के बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत इसको तनकीद का निशाना बना रही है। और नून लीग की रहनुमा भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं, मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ट्विटर के ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है इमरान खान को मुखातिब करके कि तुमने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया, लेकिन कायद नवाज शरीफ समेत हम डट कर खड़े रहे, सुरखरू हुए, क्योंकि अवाम और क़यादत को पता था कि एक ढेले की करप्शन नहीं है, और अमानत समझकर अवामी खिदमत की 4 नस्लों का हिसाब दिया और फिर सुरखरू हुए। और फिर तनकीद करते हुए मरियम औरंगज़ेब आगे ये कहती हैं कि तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती है, भागती है और फिर छुपती फिरती है और तुम्हें छोड़ जाती है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनका कायद चोर है, झूठा है, इसलिए हमसे अपना मवाजना ना करो। तज्जियाकारों से ये पूछ रहे हैं कि मरियम औरंगज़ेब का ये रद्द-ए-अमल, ये बयान क्या दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी सर। गो कि इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लिया जा रहा है, बट फयाजुल हसन चौहान साहब ने तो बड़े दिल बर्दाश्ता भी हो गए। उन्होंने कहा कि सियासत तो मैं करूँगा और दिल भर कर करूँगा, लेकिन खान साहब से बड़े गिले शिकवे किए हैं। दूसरा, मरियम औरंगज़ेब जो बात कर रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं सारे सिनेरियो को, वजह क्या है? देखिए मैडम शेख, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है तहरीक इंसाफ का और दूसरा है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हम डटे रहे, सुरखरू रहे, अमानत समझकर अवामी खिदमत की, बहादरी से खड़े रहे, धेले की करप्शन, और हम इलाज के बहाने लंदन चले गए और फिर वहाँ से कभी वापस ना आए, उम्रा किया, यूरोप गए, हमने नैब 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल पार लगा दिए, हमने माफ़ी करवा ली, हमने सारा कुछ कर लिया। क्या खाक डटे रहे, खाक सुरखरू रहे, खाक बहादरी से खड़े रहे। ये तो ऐसी है, क्या इस पे और तबसरा किया जाए मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बयान पे। दूसरा है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का मैडम शेख अभी और लोग छोड़ेंगे, अभी और इम्पॉर्टेंट लोग छोड़ने वाले हैं। कौन? और इसकी वजह है 9 मई, 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात हैं जो अहम हैं। एक है 9 मई का बोझ, 9 मई का जो शर्मनाक दिन था, और दूसरा है पार्टी क़यादत की सर्दमोरी कि पिछले 5-6 दिनों में इमरान खान की हवाले से जो उनकी शिकायत थी, और तीसरा है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें 9 मई की। शुरू से मैडम शेख एक बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब को कि फ़ौज से ना लड़ें, मेहरबानी करें, चढ़ाइयाँ ना करें, मेहरबानी करें, अपना जो मैच है वो पीडीएम के साथ खेलें। अब मैडम शेख इस जो इमरान खान साहब ने मजम्मत करने में 5 दिन लगा दिए, और फिर इन पिछले 5-6 दिनों में 3 मरतबा कहा दोबारा गिरफ्तार हुआ तो यही रद्द अमल आएगा। 5 बार कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आर्मी चीफ कर रहे हैं।
एक तरफ उन्होंने अपने शोदा के जनाजे की बात की और दूसरी तरफ बिल्कुल वो उन्होंने इज़हार ला तल्की कर दिया, जो भी जेलों में थे, जो भी बंद थे, जो भी कुछ थे, और नैब की कैद में भी उन्होंने सिर्फ एक, और वो उनको करना भी चाहिए था, अपने घर की बात की और बाकी किसी की बात नहीं की। अच्छा, फिर ये इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा है ना, आज सोचने का दिन है। तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, दिल नहीं कर रहा ज़्यादा बात करने को, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करें। लेकिन ये सब सियासत करने आए थे या फ़ौज से लड़ने और फ़ौज को फतह करने आए थे? 12-13 महीनों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने हमने इशू टू इशू डिस्कस किया। जो आर्मी चीफ जो कभी बाप होता था वो गद्दार बना दिया, DGI जो कभी मुल्क का रखवाला था वो गद्दार बना दिया, कभी आर्मी चीफ DGI पर तनकीद मुल्क से गद्दारी होती थी, अब इन्हें गद्दार बना दिया। जनरल बाजवा जो कभी डेमोक्रेट थे, न्यूट्रल थे, वो साजिशी और गद्दार हुए। फ़ौज जो कभी खुद से भी अहम थी, इसे पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया। आपके आने में एक बड़ी वजह फ़ौज थी, आपने उसे मिसाल इबरत बना दिया। और PTI का आज सोचने का दिन है कि PTI का तिनका 27 सालों में इमरान खान ने इकट्ठा करके इसे खड़ा किया और आज PTI को तिनका कर दिया। आप इमरान खान साहब के लिए सोचने का दिन है कि आप 50% कामयाब हुए, स्टेटस को तोड़ा, आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बने। हालांकि जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस 13 महीनों में, वो 3.5 साल में 13 ज़िमनी इंतखाबात हारे। आप अपने KP में गढ़ और घर में बल्दियाती इंतखाबात हारे, महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, लेकिन आप इक़्तिदार से निकले तो अल्लाह ने फिर मकबूलियत दी। आप क्यों कौमी असम्बली से निकले? आपने क्यों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी? आप तकरीबन मैच जीत चुके थे, ज़िद अना में मैच हार रहे हैं आज। आप फ़ौज से लड़ते रहे और PDM बिला मुकाबला जीत गई। तो इमरान खान साहब के लिए आज सोचने का वक्त है कि अगर आपने अपनी फ़ौज से लड़ना है, अगर आपने उसे फतह करना है, अगर आपका असल मुकाबला उनसे है, तो फिर तो मेरा ख्याल है जो कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है। और अगर आज ये नहीं था तो क्यों किया? 13 महीनों में आपने सवा सत्यानाश कर दिया। आज कोई भी एक बंदा भी बताएं जो साथ हैं अभी तक, उनसे भी पूछ लें, जो साथ नहीं है उनसे भी पूछ लें, जो जेलों में हैं उनसे भी पूछ लें, कोई बयानिए को ऑन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा इमरान खान साहब के बयानिए को ऑन? तो ये वो वजह थी, यानी 2 बड़ी गलतियां मेजर की। एक फ़ौज से लड़ाई उन्होंने लड़ी 13 महीने, और खान साहब के आसपास बैठे जो लोग थे वो उनको करते रहे ये सब कुछ एडवाइस, जैसे कि अब मुतअद्दिद रहनुमा खुलकर आ रहे हैं और सामने ये चीज़ें कह रहे हैं, या फिर खान साहब को खुद भी उस वक्त ये सूट कर रहा था और फिर उनका रवैया ज़्यादा बुनियाद बना? मैडम शेख, इमरान खान साहब जो एज ए कायद या एज ए चेयरमैन या एज ए वज़ीर आज़म या एज ए लीडर, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये सब अगर कोशिश करते, ये आज वाले, तो ये क्या नौबत यहाँ तक आती? ये सब उस वक्त बयानिए, मकबूलियत और इनकलाब के मज़े लुट रहे थे और चूरी खा रहे थे। जब मुश्किल वक्त आया पतली गली से निकल गए। ये सारे कहते थे कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, लेकिन इमरान खान साहब 4-5 लोगों के, अब उनके क्या नाम गिनवाने? इमरान खान साहब के पास 3 मौके जल्दी से बता दें आप, महीनों में उन्होंने तीनों मजीद किस बड़े नाम लड़ी कि आपके पास इत्तला है कि वो छोड़ के जा सकते हैं PTI को? मैडम शेख, मुझे तो कोई बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी टिकता नज़र ही नहीं आ रहा। सारों के बारे में ऐसी अफवाहें हैं कि सारे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बाकी सारे लोग, मुझे तो लग रहा है कि सारे एक एक करके छोड़ जाएंगे। और मैंने फिर वो कह रहा हूँ कि 9 मई का बोझ पार्टी की आदत की सरगोरी और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, इसके ऊपर आगे जाके ज़रा बात करते हैं कि PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब, आप क्या वजह समझते हैं गो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनने की वजह और फिर सियासत में आने की, बहुत से हम अंदाजे भी लगा रहे थे, तज्जिए भी करते रहे कि अगर मुश्किल वक्त आया तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस तरह बिखरेगी, बट सर इतनी जल्दी, इसकी वजह क्या आप खान साहब का रवैया समझते हैं जिस तरह सारे वो कर रहे हैं, या कुछ और? देखें जी, मेरा ये ख्याल है कि ये सारे लोग सियासत करने आए थे, इक़्तिदार के लिए आए थे। वो चाहते थे कि इलेक्शन जीतेंगे
और वोट लेंगे और इक़्तिदार में जाएंगे। कोई भी फौज से लड़ने नहीं आया था। और ये तो मैं बार बार कहता रहा हूँ इस प्रोग्राम में भी, वैसे भी, कि पीटीआई की जो खमीर है वो प्रो आर्मी है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। ये जब आर्मी से लड़ेगी तो इसके खमीर में ही प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, अंदर से नजरियाती दरार आ जाएगी। तो जहां एक खौफ मौजूद है, लोग छोड़ने में खौफ भी मौजूद है, दूसरा नजरियाती तौर पर ये सारे लोग फौज के साथ रहे हैं, तो इसलिए इनको ये प्रॉब्लम है कि फौज से कैसे लड़े। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग जो है इमरान खान को छोड़ रहे हैं। पीटीआई को प्रो आर्मी समझा जाता था और फौज की मदद से ये इक़्तिदार में आए थे, अब ये उन्हीं से लड़ने चल पड़े हैं। तो जो फॉलोइंग है सारी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने में बड़ा वक्त लगता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, तंजीम साजी करनी पड़ती है, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है। तो चंद हजार तो तैयार हो गए जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, लेकिन जो वोट बैंक है और जो इलेक्टेबल्स हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुए, वो तो इक़्तिदार के लिए, इंतखाब के लिए तैयार थे। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल उस तरह से नहीं आ रहा। क्या आप समझते हैं कि अगर वो इतने ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि दबाव डाला जा रहा है, तो इस वक्त उनके लिए राइट टाइम है कि वो आएँ, पुरअमन इसकी मुज़ाहमत करें या कुछ, या फिर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है उनके पास? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पानी पुलों में से गुजर चुका है। अच्छा। और जो फौज के साथ उनका सुलह का वक्त था, तो कम से कम मैं खुद जाती तौर पर और बहुत सारे साथी हमारे दोस्त जो हैं, हम जो गए हैं इमरान खान के पास और ये कहने के लिए कि आपकी एक मुंतखब और बड़ी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, आपको फौज से कुछ ना कुछ सीबीएम्स करने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ अपने मामलात तय करने चाहिए ताकि आप इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आ सके। लेकिन खान साहब ने इस पर बहुत ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी और वो उनका ख्याल था कि फौज झुक जाएगी उनकी मकबूलियत के सामने और बिल आखिर उन्हें इक़्तिदार दे देगी। लेकिन हमारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ कि ये अल्टीमेटली फौज से लड़ाई हो जाएगी और इसके नताज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं होंगे। बदकिस्मती से हमारी राय दुरुस्त साबित हुई और खान साहब के साथ जो इतने लाखों लोग आए थे उनके साथ इक़्तिदार में शरीक होने के लिए, इलेक्शन जितवाने के लिए, वो सब मायूस हो रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ जो है वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि हम क्या करें, फौज से लड़के कैसे इक़्तिदार में आएंगे। बट रीमा, आप कहिएगा, क्या आप समझती हैं कि खान साहब का रवैया एक मेजर फैक्टर था? ये जो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, और अब तो शीरी मज़ारी साहबा जो कि बड़ी क्लोज़ है खान साहब के, फिर अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है गो के, लेकिन उनके वकील मुसर्रत और जमशेद चीमा साहब के, जिन्होंने दावा किया है कि वो भी पार्टी छोड़ने का इरादा रखते हैं, बड़े क्लोज़ हैं खान साहब के, ये सब खान साहब का साथ छोड़ के जा रहे हैं। डू यू थिंक खान साहब का रवैया एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसमें रहा है? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये कि शीरी मज़ारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो काफ़ी हद तक ब्रोकन लग रही थी, उनकी आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो बात कर रही थी, तो एक इमोशनल लेवल पे तो मेरा ख्याल है सबको सदमा पहुंचा होगा वो देख के। और उसके पीछे नज़र आ रहा था कि प्रेशर्स हैं या कुछ कोअर्शन है जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम लिया है। और इस मुल्क में कौन है जो सियासतदानों को कोअर्स करके या प्रेशराइज करके सियासी जमातें बनाता है और कौन है जो सियासी जमातें तोड़ता है, हम सबको मालूम है। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है जो नहीं भूलनी चाहिए। और मीडिया में भी मुझे हैरत हुई, बहुत से लोग हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे, कहते थे उन्होंने नून लीग का बयानिया ले लिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, वो इतने मकबूल हैं कि वो सच में मुल्क में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो अब जब उन पे ऐसा वक्त आया है तो उन्होंने भी तनकीद शुरू कर दी है। तो यही है, इस मुल्क में ऐसी सियासत होती है, लेकिन बस याद रखने की जरूरत है कि बयानिए सिर्फ सियासतदानों के नहीं बदले, मीडिया में भी बहुत से लोगों के बदले हैं। सो मेरा ख्याल है ये एक इसका एक एलिमेंट है। और ये बहुत अफसोसनाक है, आपको याद होगा इस शो में जब भी बात की जाती थी कि यहाँ पे सियासतदान क्यों नहीं टिक जाते, क्यों नहीं डट जाते, क्यों नहीं मुकाबला करते फौज का, क्यों नहीं मुकाबला करते एस्टैब्लिशमेंट का, क्यों डरपोक हैं, बन जाए रेवोल्यूशनरीज, खड़े हो जाएं,
तो मसला ये है कि इस मुल्क में सियासतदान कई कई साल जेलों में भी रहे हैं, एग्जाइल में भी रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारी हकीकत सियासत की ये है कि आपको नेगोशिएशन करके ही आना पड़ता है वापस। और उस नेगोशिएशन को कहा जाता था NRO ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद उन लोगों को भी थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उस पे, और पाकिस्तान में सियासत कैसे करनी चाहिए उस पे। एक ही हल है अलीना, वो ये कि सारी सिविलियन फोर्सेस, सियासी जमातें साथ बैठे, तभी आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसमें भी वक्त लगेगा। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने इस तरह की सियासत की ही नहीं। उनकी सियासत एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटी पॉलिटिशियन रही है। और पिछले साल हमने न्यू ईयर्स पे एक शो किया, न्यू ईयर ईव पे, कि 2022 किसका साल रहा। तब मैंने कहा सबसे ज्यादा बड़े लूजर इमरान खान है, क्योंकि उनके पास मकबूलियत है अवाम में, लेकिन उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रंटेशन की है कि या वो रहेंगे या ये मुल्क रहेगा। वो डिसरप्शन और डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। वो बाकी सियासी जमातों के साथ उनको इतने मौके मिले, वो उनके साथ नहीं बैठ रहे। वो अब भी अमेरिका को दे रहे हैं गुंजाइश, वो इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं गुंजाइश, लेकिन वो सियासतदानों को नहीं दे रहे। एंड ये उनकी डाउनफॉल की वजह बनेगी। तो अब मेरा ख्याल है आप 9 मई को कुछ हद तक शायद सच में कुछ लोगों के लिए रीजन हो, कुछ लोगों के लिए शायद वो रेड लाइन किसी और ने ड्रॉ कर ली हो, हमें नहीं मालूम, वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन एक और चीज है, PTI कैसी सियासी जमात है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। क्या वो एक ऑर्गेनिक पार्टी है? क्या उसको इतना वक्त मिला कि वो एक ऑर्गेनिक पार्टी की तरह डट के खड़ी हो इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जैसी बाकी पार्टीज ने किया? या शायद उन्होंने अपने जो कार्ड्स हैं वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से उन्होंने ओवर प्ले एक तरह से किया, और अब ये उसका हाल है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है 7 इनको लेके कुछ तज्जिया बन सकता है, एक फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, सलीम साफी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा ख़ास तौर पर ये कहती हैं कि हमारे तो जो लोग थे उन्होंने बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की, उन्होंने मुकदमे भी देखे, जेलें भी काटी, लेकिन क्योंकि वो नज़रियाती थे, वो साथ थे, वो सियासी लोग थे, इसलिए वो जुड़े रहे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, ना तो वो नज़रियाती तौर पर खान साहब के साथ हैं, दूसरा वो ये भी कहती हैं कि उनको ये यकीन नहीं है उनकी कायद के ऊपर, और उनको पता है कि उनके कायद के ऊपर भी बहुत से शुबहात हैं, जो केसेस हैं उनमें कोई सब्सटेंस है, इस वजह से वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप इसका तज्जिया कैसे करेंगे? नहीं, इनकलाबी नून लीग भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है। नून लीग ने भी ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए उस वक्त सारी डील कराई थी और जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन को वोट दिया था, और बाकी भी कई मौके पे इस तरह की चीज़ें हुई थी। और पीपल्स पार्टी भी PDM से वो उस वक्त के DGI के कहने पे निकली थी। तो इस पूरे अरसे में सबने अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी है, मीडिया ने अपनी सर्वाइवल की लड़ी है, और इस पे हम उनको ज़्यादा मातूब भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वाइवल की जंग लड़ना ये पार्टियों का भी और इंसान का भी फितरी हक है। लेकिन एक फ़र्क है ज़रूर, वो ये कि देखें, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जेल में गई, नवाज शरीफ जेल में गए, मरियम गई, शहबाज शरीफ गए, उनका बेटा गया, शाहिद खाकान गए, बाकी लोग गए, लेकिन उनके आम वर्कर जेलों में इस तरह उन्होंने अपने आम वर्कर को आजमाइश में नहीं डाला। और यहाँ पे आप देखें कि आम वर्कर को इतना वर्गलाया, उन पे अभी आर्मी से लड़वाया, उनसे शुहदा के यादगारों पे हमले करवाए इमरान खान साहब ने, और खुद जेल जाने से घबरा रहे हैं। और जिस तरह शीरी मजारी साहबा का भी, कि वो तो छोड़े, शीरी मजारी साहबा जैसे लोगों को भी वो भूल गए थे और उसकी मजम्मत करना भी। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी जरदारी साहब जेल गए, उनकी बहन जेल गई, खुर्शीद शाह साहब गए, बाकी सब लोग गए। तो एक तो ये फर्क है बहरहाल, यहाँ पे लीडरशिप अपने आप को बचा रही है और कारकुनों को आग में झोंक रही है। वहाँ अगर उन्होंने कारकुनों को इस एक्सट्रीम तक नहीं ले गए, लेकिन खुद बहरहाल जेलें बर्दाश्त की। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये वहाँ पे खाक पहुँच रही है जहाँ का खमीर था। जिस तरीके से ये पार्टी बनी थी उस तरीके से अब ये खत्म हो रही है।
ये पार्टी इमरान खान गलत कहते हैं कि ये उन्होंने बनाई थी 22 साल मेहनत करके, वरना 97 में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, शौकत खानम भी नया था, क्रिकेट भी नया था, ये सारे लोग जितने भी थे, ये एस्टेब्लिशमेंट उन तोहफे में उन्होंने दिए थे। और इसी तरह किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को जेल में डाल के, किसी के साथ क्या कुछ करके, ना उनका कोई इमरान खान के साथ नजरिया मुश्तरक था, ना उनको इमरान खान साहब पसंद थे, तो ये सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी में ले गई थी। असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, खुद शीरी मजारी हो, खुद दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। अब वो अपने खालिक से जब तख्लीक लड़ पड़ता है तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? उन्होंने, जिन लोगों ने उनको पार्टी बना के दी, जिन्होंने उनको RTS फेल करवा के, धांधली करवा के, लोगों की इज्जत उनसे खेल के उनको इक़्तिदार दिलवाया, उन्होंने उनके गिरबान में हाथ डाला। और उनके गिरबान में हाथ डाला किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे, और एक जो है अपने अहले खाना के कहने पे। और उनका ये ख्याल था कि मैं उनको ब्लैकमेल कर लूंगा। आपको याद होगा कि मैंने 24 सितंबर को लिखा था कि इक़्तिदार से महरूमी के फौरन बाद ज़लमै खलीलज़ाद आए थे और उन्होंने 3 घंटे खुफिया मुलाकात की थी इमरान खान से। तो वो तो उन्होंने कहा था कि हमें गाली दो ताकि लोग आप पे शक ना करें। अभी देखे पूरे अमरीकी उनके लिए परेशान है, क्योंकि उससे तो बेसिकली सीपैक का प्रोजेक्ट खराब करवाना था। लेकिन उन्होंने यही गलती फौज के बारे में भी की। उनका ये ख्याल था, कुछ लोगों ने उनको ये शह दी थी कि तुम फौज से लड़ पड़ो, PDM को छोड़ के तो फौज को तुम ब्लैकमेल कर लोगे और वो वापस तुम्हें दोबारा इक़्तिदार में ले आएगी। तो ये बुनियादी गलती थी, इसलिए ये मकाफात अमल है। जिस रास्ते से वो लोग आए थे उस रास्ते से वापस जा रहे हैं, जिस स्पीड से आए थे उस स्पीड से वापस जा रहे हैं, और इससे हम सबको इबरत पकड़नी चाहिए। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा कुछ छोड़कर चले गए हैं पार्टी, कुछ ने सियासत को खैरबाद कह दिया है, और कुछ मज़ीद बड़े बड़े रहनुमा इमरान खान के बड़े देरीना साथी, उनसे मुतल्लिक भी ये दावा किया जा रहा है, इत्तलात आ रही हैं कि वो भी शायद आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ जाएँ। शायद भट्टी साहब, ये इतना कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब का इसके ऊपर अभी तक कुछ रद्द अमल नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है वो दुरुस्त है? क्योंकि ये भी अभी जैसे सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे कुछ देर पहले कि ऐसा तासुर जा रहा है कि खान साहब को अपने अलावा अपनी जो बिल्कुल करीबी है उनके अलावा और किसी और की गिरफ्तारी की फिक्र नहीं है। जी, उनका रद्द अमल तो आया है कि मैं अकेला लड़ूंगा। मुझे पता चला है कि बहुत अहम लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, मैं अकेला लड़ूंगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले 5-6 दिनों में उन्होंने सिर्फ अपना और घर वालों की बात की, इसमें भी कोई शक नहीं। और एक बात बताया कि सर्द मोरी थी, जिसकी एक वजह यह भी बनी है, कई लोग जो स्पेशली जो कारकुन जो अंदर हैं, जेलों में हैं, उनके हवाले से भी। लेकिन अभी रीमा साहबा ने 2-3 पॉइंट्स उठाए, उन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। कि पहली बात यह है कि सियासतदानों की बात होती है, क्या ये जमहूरियत की जंगें लड़ते हैं? कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ते। क्या ये जमहूरी होते हैं या हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये अपने मफादात की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ते हैं। ये जंग सारी होती है इक़्तिदार की। आप देखें, आते हैं ये फ़ौज की वजह से, डीलें करते हैं ये फ़ौज से, ढीले लेते हैं ये फ़ौज से, और फिर जब इक़्तिदार जाता है तो फ़ौज पर चढ़ाइयाँ कर देते हैं। मौलाना साहब ने क्या फरमाया था कि मैं तो जन फैज़ हमीद से धरने की डील करके गया था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या फरमाया कि मैं तो जज जो जूनियर 2 जज थे वो जन बाजवा ने लगवाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया कि जो नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से बाहर गए। अब इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, मैंने असम्बलियाँ तोड़ी जन बाजवा के कहने पर। इमरान खान साहब क्या कर रहे थे? एंटी अमरीका, जहाद, एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आज़ादी की जंग। और फिर उसके साथ क्या था? 3 लॉबिंग फर्म से मुआहदे, अब्दुल्ला रियाड को कहा कि डोनाल्ड लू से रब्ते करें। और फिर एंटी फ़ौज, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। ये इसको आप कोई भी नाम रंग दे लें तो वो था। लेकिन वो किस लिए था? क्योंकि इक़्तिदार में मुझे चाहिए दोबारा,
इसलिए नहीं था कि वो कोई जमहूरी हो गए थे या जमहूरियत की जंग थी, जाती जंग थी, इक्तदार के लिए थी। कौमी असम्बली में वो सबसे बड़ी सियासी जमात थी, दोनों सूबाई असम्बलियां उनके साथ थी। साहब, आज क्या आप पूरे साल के बाद एडमिट कर रहे हैं कि आप जब इन्हीं चीजों के ऊपर खान साहब को डिफेंड करते होते थे, ऐवान सदर में तो भूल हो गई, ऐवान सदर में दो मिसकैलकुलेशन हो गई आपसे? मेरी बात सुनिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूल नहीं हुई, बिल्कुल मिसकैलकुलेशन नहीं हुई। मैं रीमा साहबा का जवाब दे रहा था कि बात यह है कि जब आप ऐवान सदर में 2 मुलाकातें करते हैं, कई मरतबा बात की है, जब आप उन एक्सटेंशन देने की बात करते हैं, जब आप वो देने की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन देने की बात करते हैं, तो फिर ये लड़ाइयाँ नहीं होती। जब इक़्तिदार में हो मीठा मीठा मेरा, अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा किसी और का। तो बात यह है कि जब आप सियासत करने आते हैं, आप सियासत करें यार खुदा के लिए। 2-3 इदारे इस मुल्क में रह गए हैं, उन पे कब तक चढ़ाइयाँ करेंगे? नहीं सर, लेकिन वो जब साइफर का इशू आया, बाकी सब हुआ, यानी पाकिस्तान तरीके से तोड़ने का फैसला, ओवरऑल सिनेरियो मैंने डिस्कस किया है कि ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस किया है कि ये जो एक इक्तदार की जंग थी, अब दूसरी जंग है। पहले अपोजिशन में वो थे, अब ये हैं। वो अपोजिशन में डीलें करते रहे, अब ये इसमें मुझे बताएं कि हम कहां खड़े होंगे। जी रीमा। अलीना, पहले तो मुझे बहुत हंसी आती है जो लोग जमहूरियत को पसंद ही नहीं करते, जो लोग डेमोक्रेसी को एक मजाक समझते हैं, जब वो उस पर तनकीद करते हैं तो अजीब सा लगता है। या तो हो ना कि आप जेन्युइनली डेमोक्रेट हो और आप सियासी पार्टीज को उन पे तनकीद करें कि कहाँ कहाँ उनसे लैप्सेस हुए हैं, ये सेंस बनाती है बात। लेकिन जब आप इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत रही है उसको सपोर्ट करते आए हैं, उन पार्टीज को, उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते आए हैं, तो फिर आपकी तनकीद जो है ना वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये लीना, PMLN की गवर्नमेंट थी जब नवाज शरीफ साहब को पैनामा में डिस्क्वालीफाई किया गया, और वो पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मिल के आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, वो अब सबके सामने आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहा है। तो तब तो वो इक्तदार में थे, मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उनकी। तो अगर भट्टी साहब का पूरा नैरेटिव कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो ये होता है, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं वो होता है, ये तो पूरी उसकी नफी कर देता है। क्योंकि हमने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट को उस तरह के पॉलिटिशियंस नहीं पसंद जो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो उनको ना कर सके। ये भी एक फैक्ट है, और सियासतदानों को बहुत नाप तोल के चलना पड़ता है। दे हैव टू पिक देयर बैटल्स, क्योंकि उनके पास वो फोर्स नहीं है, वो ताकत नहीं है जो दूसरी पार्टी के पास है। तो ये भी मेरा ख्याल है हमें नजर में रखना चाहिए। जब हम तनकीद करते हैं उसका प्राइमरी फोकस जो है वो सियासतदान नहीं होने चाहिए। आखिरी बात अलीना, इस वक्त मेरा ख्याल है हमने जुडिशरी के रोल को भी नजर में रखना है। बहुत सी मैं फॉल्स इक्विवेलेंस देख रही हूँ, अब भी वही हो रहा है, पहले भी वही हुआ था। पहले जो हुआ था वो इससे बहुत मुख्तलिफ था क्योंकि जुडिशरी भी उसका एक हिस्सा थी। अब हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है उसमें जुडिशरी एक साइड पे है, वो उस तरह से जुडिशल या लीगल लेजिटिमेसी नहीं दे रही जो पहले दिया करती थी जुडिशरी। जब नवाज शरीफ के पैनामा डिस्क्वालिफिकेशन आप देख लें, उससे पहले आप पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, उसको देख लें। वो क्लोक ऑफ लेजिटिमेसी अब नहीं है, वो क्लोक ऑफ लीगैलिटी अब नहीं है। इसलिए शायद हमें ज्यादा लग रहा है कि अब तो चले आप अदालत की भी बात नहीं सुन रहे क्या हो रहा है, लेकिन आप सोचें वो खौफनाक सूरत हाल जब अदालत भी आपके साथ नहीं है, वो कैसा प्रोजेक्ट होगा कि आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रही, बल्कि कई कई महीने, कई कई साल आप डिटेंशन में रहे, चाहे आप पे चार्जेस ना हो। तो इसको भी नजर में रखना चाहिए जब हम सियासत पे बात करें। एक तो है कि हमेशा से पाकिस्तान बनने के बाद से एक ही चीज चली जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है डिटेल्स में बहुत छोटी छोटी चीजें, नुआंसेस हैं जिसको सामने रखना पड़ता है। मेरा ख्याल है तभी हम आगे बेहतर तरह से बढ़ सकेंगे। है कि तब में और अब में फर्क क्या है। सुहेल फड़ायत साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? देखें, एक बड़ी सियासी पार्टी है, पॉपुलर सियासी पार्टी है, उसमें यूथ है, उसमें बहुत एस्पायरेंट है, लोग ऐसे हैं जो पहले सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे, सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते थे। मेरा ख्याल है इस पार्टी को तबाह तो नहीं होना चाहिए, इस पार्टी को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन इनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये हम तो पहले से कह रहे थे
कि ये एक तसादम की तरफ जाएंगे तो इस पार्टी का खमीर ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अब भी इमरान खान को चाहिए कि अपनी एक रिव्यू, अपनी पॉलिसी का रिव्यू करें और फौज के साथ CPMs करें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करें, एक कंसेंसस पे पहुंचे। अक्टूबर में होते हैं इलेक्शन या सितंबर में, सियासी पार्टियों के साथ डायलॉग करके बैठे तो मेरा ख्याल है कि मामला सुलझ जाएंगे। और जो वायलेंस की तरफ उन्होंने लोगों को इंसाइट किया, एक्साइट किया है, उसकी तरफ से रोकें। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर ये सवाल जरूर बनता है जो मैं साफी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि जिस तादाद में जो PTI से मंसूब लोग हैं वो छोड़ रहे हैं और कुछ तो सियासत भी छोड़ रहे हैं, PTI के पास टिकट्स देने के लिए इतनी ऑप्शन क्या रही? या फिर हम देखेंगे कि एक मॉडल जो हमने देखा जैसे MQM की सूरत में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ इत्तेहाद करने के लिए, क्या ये मुस्तकबिल आप देखते हैं साफी साहब? वो तो देखिए कुछ ये 9 मई से कुछ दिन पहले शायद रिपोर्ट कार्ड में मैंने अर्ज किया था कि जब इलेक्शन आएगा तो इमरान खान को पहले तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो उनको काली बाल्टी सर पे रख के बाहर आना होगा। तो जो लाइन उन्होंने ले ली है उसके बाद तो मुझे वो दूसरे इल्ताफ हुसैन बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी उनकी रह भी जाएगी वो उनकी नहीं होगी। और फिर एक और चीज अभी जो उनसे वही गलती रिपीट कर रहे हैं, मसलन देखें उनको जो मकबूलियत मिली थी वो एंटी अमेरिकन झूठे बयानिए पे मिली थी। अब देखिए वो जाके अमेरिका के साथ ठीक है। सलीम साफी साहब, आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया, बट इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो हम आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।